हाय गाइस। देखिए, हमने पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक फिजिक्स का एक टॉपिक तैयार पढ़ा था, जिसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका आज का टॉपिक है अपना ऊष्मा। ठीक है, हीट एंड है। सुनो, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या होता है। जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं के बीच क्या होता है, चाल बढ़ जाती है। क्या होती है, टेम्परेचर से चाल बढ़ जाती है। जब वस्तु गर्म करते हैं तो उसमें अणु के बीच की क्या हो जाती है, चाल बढ़। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का क्या है। देखो, पूछा गया क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होती है। अपेक्षाकृत क्या होता है, कम ताप की वस्तु में। अपेक्षाकृत क्या होता है, कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होती है। ठीक है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्या हो, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई है, तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं के बीच क्या होती है, चाल। जब किसी वस्तु को ठंडा, तो अणुओं के बीच चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अणुओं की जैसे चाल कम हो जाती है तो वस्तु ठंडा होने चालू हो जाती है, और जैसे अणुओं की चाल बढ़ जाती है तो मतलब क्या होता है, वस्तु गर्म हो जाती, गर्म होती है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्या रहता है उसमें, चाल बढ़ जाती है। क्या होता है, चाल। देखो यहाँ इधर क्या हो जाता है, चाल घट जाती है। देखो, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रमफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, रमफोर्ड ने। ध्यान रखना, ये किसने बताया था, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। तो इसे क्या होता है, बदला जा सकता है। इसे किसने दिया था, ठीक है, चीजें क्लियर है। सुनो, रमफोर्ड ने, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। किस मतलब कौन सा वैज्ञानिक था, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया था। तो वो कौन थे, डेवी थे। कौन थे, डेवी साहब थे। जब कभी कार ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है जी। देखो इतना ये सभी होता है ना, कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ये सभी होता है 4.186 जूल प्रति कैलोरी ऊष्मा के हैं। देखो अब निम्न से कौन सा सही है, J इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, J इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, ऊष्मा का है, क्यू बताएगा। ठीक है, देखो ये ऊष्मा का फॉर्मूला है। सुनिए अब देखो, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, तो इसे बोलते हैं। देखो क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मा ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर काय में होता है, ऊष्मा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, तो जल में विलीन पदार्थ होते हैं। बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। तो बॉयलर के अंदर क्या होता है, उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर क्या होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है। शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, देखो एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो सभी ऐसे क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है। देखो जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, एक बार क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी पढ़ लो, चीजें ध्यान रहेंगी एग्जाम में। तो शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः गर्म नहीं, गलत। ठीक है, पंपीय प्रक्रिया से घर्षण पैदा होता है, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, भीतर से जल बाहर निकलता है तो परिवेश ऊष्मा का अवशोषण नहीं। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन। एसआई सिस्टम में क्या होती है, तापमान की इकाई केल्विन, केल्विन होती है। ठीक है, एसआई यूनिट में। तो इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो देखो नहीं है। देखो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, जूल ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी ऊष्मा का, डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, टेम्परेचर का। ठीक है, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। डायरेक्ट याद रखना इन चीजों को, वैल्यू को। ठीक है, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। तो क्या होता है, अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, अधरतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, देखिए गर्मियों में ताप क्या होता है, गर्मियों में ताप क्या होता है, 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर नहीं,
देखो अपने शरीर में पानी का संचय करता है, ये तो करता ही है, पानी तो संचय करता है, लेकिन अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर क्या करता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। देखो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होता है, घट जाता है, दाब बढ़ा देंगे तो गलनांक घट जाता है, मतलब जल्दी देखो बर्फ गल जाती है, ठीक है। देखो गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होता है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ये प्रसार गुणांक अधिक होता है, ये फैलती भी बहुत जल्दी है, गैस तापमान क्या होता है, इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो पूछा गया एसएससी में 2004 में आया था 13, तो क्या होता है, प्रसार गुणांक इसका अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर का आधारित है, तो ताप युग्म तापमापी सी वेग के प्रभाव पर, सी वेग के प्रभाव पर है, जूल के प्रभाव पर नहीं, सी वेग के प्रभाव पर है, ठीक। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, अत्यधिक ऊंचे ताप प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, तापमापी थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से, ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, देखो पूर्ण विकिरण ताप क्या होता है, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है स्टीफन के नियम, स्टीफन के नियम पर पूर्ण विकिरण ताप स्टीफन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो पूछे गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान में जरूर रखना है इन क्वेश्चनों को। देखो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी या द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमान निम्न स्तर तक होता है, क्या होता है, एल्कोहल का द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान देखो एक होता है द्रव्यमान, एक होता है वो देखो जब क्या होता है, जब ठोस द्रव में बदलता है, जिस पॉइंट पर ठोस द्रव उसे द्रव्यांक बोलते हैं, ठीक है। देखो एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, यानी एल्कोहल का द्रव्यमान निम्न स्तर तक होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए, 100 से 250 से, तो इसके कितना हो जाए 800 डिग्री से। देखो थर्मोकपल ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है, दो एक सदृश धातुओं को या दो असदृश धातुओं को, किसको, दो असदृश धातुओं को, ठीक है। सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, तो सूर्य का ताप गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, ठीक है। देखो निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी विकिरण को मेजर करता है, ठीक है, कह रहा था हमारी सूर्य की किरणें निकलती है ना, तो विकिरण ताप मापी पायरोमीटर क्या कहता है, विकिरण ताप मापी, ठीक है। निम्न से कौन, देखो निम्न में से कौन सा सही है, तो F-32 क्या रहता है, इसको टेम्परेचर को चेंज करने के लिए फॉर्मूला रहता है, ये वाला ठीक है, ठीक है। F-32/9 C/5 जब क्या करता है, जब फेराडे की वैल्यू दो तो डिग्री सेल्सियस में निकल आता है, और जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई तो अपन फेराडे नहीं सॉरी फेराडे तो है, ठीक है। देखो सेल्सियस ताप देखो फेराडे नहीं, गलत बोल रहा मैं, फेराडे नहीं होता, F-, ठीक है। सुनो सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, जल के क्वथनांक क्या रहता है, सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, जल का क्वथनांक ध्यान रखना कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो देखिए ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर 273 माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पे क्या होता है, परम शून्य ताप कहा जाता है इसे, ठीक है, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 310 केल्विन, ठीक है। कौन सा ताप
तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट था वो, हम कर फ़ारेनहाइट, ठीक है, ध्यान रखना। वो एफ क्या बताता है फ़ारेनहाइट को, एफ क्या बताता है फ़ारेनहाइट को, ध्यान रखना, भूल रहा था फ़ारेनहाइट, फ़ाराडे क्या बोल रहे थे, ठीक है, फ़ाराडे तो वो अलग होता है, फ़ाराडे लॉ है। देखो कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान नापा जाता है तो -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273। देखो फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है, एफ है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, वो उसी फॉर्मूला से होता है, ठीक है, F-32 वो वाले पे होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, तो ये है 32 डिग्री, कितना है 32 डिग्री। मानव शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम होगा, तो उसी फॉर्मूला से, ठीक है, निकालना है अपन को। देखो ए वाला फॉर्मूला है, एफ माइनस ये वाला है, देखो F-32/9 इज इक्वल टू C/5। देखो अगर C की वैल्यू, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है उन्होंने, तो अपन को फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है तो सेल्सियस निकाल लेंगे, तो ये उसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है, इन्हीं सबको निकाला जाता है। देखो तब देखो ये वाला है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तक कर लिया था, देखो यहाँ था फ़ारेनहाइट मापक्रम पर वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है, ठीक है। देखो फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है, तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, तो मसूरी में जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान रख, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो देखो ये दिया है F-32 अपॉन कितना था, अपन 9 C/5, ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा है 9/C/5, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलना, तो 60 जो हो गया 60, देखो इसकी वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी, देखो F-32/9 इज इक्वल टू कितना है अपनी 60/5, तो ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। F-32 इज इक्वल टू 12 इंटू 9, तो वाली नंबर 108 और 32 ऐड कर दो, 140, देखो 140 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला रहता है ये वाला। देखो मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य कर होता है कितना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो एक ये वाले वैल्यू याद रखना, कुछ कुछ चीजें जो है डायरेक्ट याद रखना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता होता है, हानिकारक नहीं, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है तो इसकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, ठीक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, तो चाहे क्यों, लकड़ी ऊष्मा को चालक होती है, क्या होती है, लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। देखो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो गर्म हो जाता है, गर्म मतलब क्या होता है कि ऊष्मा की वो चालक है, ठीक है, ऊष्मा की क्या है, वो चालक है, उसमें अणुओं का चालन हो रहा है, ठीक है, चीजें क्लियर रखनी, ठीक है। देखो जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास में ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास को क्या रहता है, ऊपर से पानी को छिड़का जाता है, ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। अचानक ही गिलास विस्तारित होता है, अचानक ही गिलास क्या होता है, विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं, तो अचानक ही से गिलास क्या होता है, विस्तारित हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो ध्यान रखना पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। कितना होता है पानी घनत्व, किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होता है। देखो जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है, पहले कम होता है, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा, उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है। ध्यान रखना, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है, जल का आयतन क्या होता है, पहले क्या होता है, कम होगा, उसके बाद आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। पहले कम होगा फिर उसके बाद क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ध्यान रखना, जब बर्फ को क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा, पहले जल का आयतन क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद जल का आयतन बढ़ने लगता है। ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखो अब यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जब ठंडा किया जाएगा, जब ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा, देखो तो जल का आयतन क्या होता है, पहले कम हो रहा था तो इसमें क्या होता है, जल का आयतन कम होगा फिर बढ़ेगा। जल का आयतन पहले क्या होगा, कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम। जब जल को क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा, पहले उसका आयतन क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, बढ़ने लगता है। पहले कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद बढ़ने लगता है। ध्यान रखना, तो फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर होते हैं, गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है, हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है, और तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। देखो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, अव्यवस्थित रहती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है, अव्यवस्थित रहती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होती है, अव्यवस्थित रहती है, कोई वो नहीं रहती, व्यवस्थित नहीं रहती, ठीक है। देखो लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, देखो क्या होता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय का मान बढ़ जाता है। आगे उसमें भी पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में, ठीक है। देखो एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, उसके अंदर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, उसका आयतन बढ़ता है या फैलता है, पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है, पाइप में पानी जमने पर फैलता है। पिछले उसमें भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में ये सब चीजें, ध्यान रखना। ऊष्मा का चैप्टर है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया था क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, उनमें प्रसार होता है, गर्मी धातु गर्म करने पर फैलती है, ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए उनमें गैप छोड़ दिया जाए ताकि वो पटरी टेढ़ी ना हो, ठीक है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने की ही बाला है, झील के अधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान, ठीक है। क्या होगा, झील के अधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा, झील की सतह का पानी बस जमने में ही बाला है, 4 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। शीतकाल में क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, उसकी ऊपरी परत जमती है, नीचे नहीं जमती, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ऊष्मा के संचरण की विधि है, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है, देखो चालन है, ऊष्मा के संचरण की विधि विवरण है और संवहन, ये दो, एक क्या है, एक तीनों क्या है, ऊष्मा के चालन की संचरण की विधियां है। एक क्या है, ऊष्मा के संचरण की विधियां है, एक, ठीक है। ऊष्मा के संचरण की चालन, संवहन, विकिरण और ये पूरे चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है। धातु में चालन होगा और जो विकिरण होता है, मतलब जो विकिरण रहेगा जो अपने टेम्परेचर मतलब जो वायुमंडल में, उसे विकिरण से द्वारा होता है, और जी कन्वेंशन। ऊष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा पाते हैं, ऊष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा पाते हैं, तो स्वयं नहीं जा पाते, संबंध से चले जाते हैं, विकिरण चले जाते हैं, लेकिन चालन से नहीं जा पाते हैं। ऊष्मा से किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान दूसरे, देखो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण तो किससे होता है, तो संबंध से होता है, गैसों में संबंध से होता है और ठोसों में चालन से होता है, और जो वातावरण में होता है वो विकिरण से होता है, ऊष्मा का चालन, ठीक है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण, किसके कारण होता है, संवहन के कारण। ध्यान रखना, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है, संवहन से होता है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कुछ, ठीक है,
विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, एमपीपीएससी वगैरह में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सूर्य की विद्युत केतली में पानी गर्म होती है संवहन के कारण। देखो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचारण माध्यम से आती है, तो ये विकिरण के माध्यम से। वायुमंडल जो गर्म होता है वो कौन से चालन होता है उसमें ऊष्मा का, विकिरण के द्वारा। विकिरण चालन की क्या है, ये विधि है। चालन की विधि कौन कौन सी है, एक होती है अपनी ऊष्मा संचरण की विधि कौन कौन सी है, चालन, विकिरण और संवहन। चालन, विकिरण और संवहन, ध्यान रखना। ऊष्मा की सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आने में क्या होता है, विकिरण द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो विकिरण में कोई माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक है, संबंध इनमें सब है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है, तो ये विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। विकिरण में माध्यम के कण कोई गति नहीं करते। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। पारा क्या है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी की ऊष्मी चालकता तांबे की ऊष्मी चालकता की अपेक्षा, ऊष्मी चालकता चांदी की अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये क्या होता है, इस कंडक्टिविटी मतलब इसमें क्या होता है, करंट फ्लो भी ज्यादा होता है, चालकता होता है। वोलोमीटर मापन की एक युक्ति है दाब के। वोलोमीटर किसकी युक्ति है, दाब की। वोलोमीटर किसकी युक्ति है, मापन की एक युक्ति है, तो दाब की। वोलोमीटर किसकी युक्ति है, दाब की। तो ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी की गुटकी को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए क्या होता है, ऊष्मा का चालक है, इसलिए वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है। झील की सतह क्या होती है, हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है, तो जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। जल की संघनता क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ये चीज लाइन याद रखना, हम बहुत आती है, बहुत ज्यादा। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, अधिकतम होती है। तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होती है। कमरे की हवा, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर ठंडी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप, तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। देखो यदि किसी वस्तु को, देखो यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने प्रयुक्त किया जाता है तो चालकता क्या होनी, प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होती है, कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने प्रयुक्त किया जाता है, खाना पकाने के बर्तन बनाने प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ताप चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी। तो समुद्र का पानी क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित ध्रुवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है इनमें, इन सभी में से। देखो ठीक है, देखो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण है। अवरक्त किरण है, कौन सी होती है, अवरक्त किरण है, ध्यान रखना। अवरक्त किरण, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो कौन सी रहती है किरण, अवरक्त किरण रहती है। कौन सी रहती है, अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, ऊष्मा प्रदान करते हैं। वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अपन को बाहर क्या रहता है, उस शरीर की जो ऊष्मा रहती है वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हमें क्या होता है, कपड़े हमें गर्म रखते हैं। देखो धूप से बचने के लिए छाती में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो देखो ऊपर काला नीचे नहीं, देखो ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे काला, क्योंकि ऊपर क्या रहता है, जो वो क्या कहता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और काला क्या करता है, उसे ऑब्जर्व करता है। ठीक है, विकिरण को देखो, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के
अनुक्रमानुपाती होती है। तो स्टीफन का नियम क्या कहता है, स्टीफन का नियम है, ये क्या है, स्टीफन का नियम है। ठीक है, किसी प्रकार के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। स्टीफन का नियम देखो ये है, ई समानुपाती टी की पावर 4, विकिरित ऊर्जा का पावर 4, ई अनुपाती टी की। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका है, न्यूटन का शीतलन का नियम है। यह कौन सा है, न्यूटन का शीतलन का नियम है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठंडे होने की दर क्या होती है, उसके चारों ओर वातावरण के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कौन सा, न्यूटन का शीतलन का नियम। ठीक है, देखो न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तभी ये नियम लागू होता है। टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो जब गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस 10 तक ठंडा होने में कितना, 10 मिनट से अधिक लेगा। 10 मिनट से क्या लेगा, अधिक लेगा। ठीक है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डिवार। कौन है, डिवार। डिवार डिब्बा, डिब्बा कैसे, इससे याद रखना, डिवार से मतलब रखना डिब्बा, डिब्बा डिब्बे टाइप का रहता है ना, थर्मस फ्लास्क, तो इसको ऐसे याद रख लेना। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है चालन संबंध विकिरण से, चालन संबंध विकिरण से, तीनों से, चालन संबंध विकिरण से। ठीक है, चालन संवहन विकिरण से, तीनों से। ठीक है, चालन संवहन विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि का रोकने के लिए या विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा, थर्मस फ्लास्क क्या होते हैं, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। जो विकिरण, क्योंकि देखो वातावरण किससे होता है, विकिरण से ही होता है, ऊष्मा के चालन की विधि। ठीक है, विकिरण द्वारा उस, ठीक है, देखो थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क क्या करता है, थर्मस फ्लास्क क्या करता है, तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्या करता है जी, गर्म रखता है। थर्मस फ्लास्क क्या करता है, तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से क्या करती हैं, होने से रोकती हैं, ऊष्मा निकलने नहीं देता ये चीज, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वो क्या होता है, गर्म रहता है। जैसे अपन रहते हैं ना, बॉडी गर्म रहती है जब अपन सर्दियों में रहते हैं, तो वो क्या रहता है, अपने हीट को बाहर नहीं निकलने देता। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, तो विकिरण। ध्यान रखना, थर्मस फ्लास्क होता है विकिरण। ठीक है, किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, देखो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। लिविंग में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो जल में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। देखना, अपन पानी में हाथ डालते हैं तो क्या होता है, अपन को बहुत जल्दी गर्म लगता है, तो विशिष्ट ऊष्मा रहती है उसमें गर्म करने। देखो दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता काफी अधिक होती है। जल क्या रहता है, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारता अधिक होती है। ऊष्मा को धारण करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ध्यान रखना, विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। चीजें क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक है, देखो सुनो, देखो निम्नलिखित इंजनों का अनुप्रयोग होता है। देखो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त कृषि तंत्रों में या रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ होता है, देखो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है, क्रायोजेनिक इंजन का होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है, रॉकेट। निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो -96 डिग्री सेल्सियस तक, -196 डिग्री से न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष। देखो ये इसको सब, जब हमने अपने पास क्या था, जो परमाणु एटम, तो वहां क्रायोजेनिक इंजन की हमें जरूरत थी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। जो रॉकेट ऊपर भेजता है ना, वो क्रायोजेनिक ईंधन ही रहता है, इंजन रहता है। देखो निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो निम्न तापी परीक्षण किस पे किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में।
ठीक है, सलक्रम में और चुंबकीय प्रत्यायन में। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे बोलते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। जब कोई जैसे कपूर रहता है ना, वो उससे अपन क्या रहता है, सीधा सीधा डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा, वो बाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, ना कि द्रव में किसी में लिक्विड में होगा। तो ऊर्ध्व सब्लिमेट पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों। ठीक है, ऊर्ध्व पता सब्लिमेट पदार्थ है। देखो, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में, देखो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जब कोई ठोस द्रव से, देखो जब कोई ठोस द्रव से, जब कोई ठोस द्रव से सीधा किसमें, जिस ठोस द्रव में जिस पॉइंट पे बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। और हिमांक कहते हैं जब कोई द्रव एक ऐसा बिंदु, जब कोई द्रव सीधा ठोस में बदलता है तो उसे हम हिमांक कहते हैं, और जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे उबल जाता है ना, उबलने लगता है, तो इस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट होगा, अपन देखो गर्म करते जाएंगे तो वो उबलने लगेगा, तो उस ऐसा बिंदु जिस पर वो उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है, उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। मिश्र धातु में गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, निम्न होते हैं। मिश्र धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। द्रव से बाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को, जब द्रव सीधे बाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उसे बोलते हैं अपन बाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। ध्यान रखना, जब द्रव क्या रहता है, बाष्प पदार्थ में परिवर्तित होता है, जब द्रव जैसे गर्म करते हैं तो उसमें बाष्प बनने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाष्पन। ठोस से द्रव में, उसे गलन बोलते हैं, ठोस से द्रव में बदलना गलन बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, दाब बढ़ने से किसके द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ेगा। तो किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। क्या होता है, पानी का बोलता है जल की स्थिति बाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। जब जल का स्थिति बाष्प दाब क्या होता है, जब बाष्प दाब वातावरण के दाब के बराबर हो जाता है तब पानी का उबलने लगता है। ठीक है, देखो पानी का त्रिगुणांक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। ध्यान रखना, 273.16 केल्विन। ठीक है, 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान क्या होगा, घटेगा। तापमान क्या होगा, घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान उसका क्या होगा, घटेगा। ठीक है, देखो वह ताप जिस पर बर्फ पानी, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है तृग बिंदु। जिस पर संतुलन में रहता है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है। बर्फ पानी और वाष्प क्या होता है, संतुलन में रहता है, तृग बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। वाष्पीकरण की दर द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा अधिक टाइम लगेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह पर, तो उपरोक्त सभी कारकों पर। ठीक है, देखो जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक सॉलिड विशेष से होता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपचित जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से क्या होता है, कम होता है, हिमांक से कम, जिस पर मतलब जमना चाहिए उससे कम होता है, और जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, बर्फ बन जाती है। ठीक है, देखो पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है, यह अति कठोर हो जाता है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। पर्वतों को क्या करता है, सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, पर्वत और आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ऊष्मा नहीं बनती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए क्या होती है, तेज हवा वाली रात्रि में ऊष्मा कभी नहीं बनती। ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा हो जाता है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन है। देखो बर्फ के दो टुकड़ों
बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलना क्या होता है? घट जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है और ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। पानी से भरी गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, कितना क्वेश्चन है देखो, पूरा ही कर लेते हैं इसे कंप्लीट। यहाँ तक हो गया। देखो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व। देखो प्रेशर कुकर में, देखो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या रहता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, मनुष्य आंतरिक से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्नलिखित कारण क्या होता है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। आर्द्रता के कारण क्या होता है? पसीना अपना वाष्पित नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है? अपन को एकदम गर्मी महसूस होती है, जिसमें कारण परेशानी महसूस होती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है बाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या रहता है? पहाड़ों पर पानी तापमान उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, तो उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ के एकम द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलनांक की गुप्त ऊष्मा। जैसे ठोस द्रव में बदलेगा, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, देखो वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखना ये चीजें, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों नहीं? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ज्यादा होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा। ठीक है, देखो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से। ठीक है, रुद्धोष्म परिवर्तन ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होती है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन ताप अपरिवर्तित रहता है। ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एकांतर तापमान बनाए रखना। क्या है इसका? एक समान तापमान बनाए रखना। एक समान ताप की तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो ऊष्मा संरक्षण के नियम से। ऊष्मा संरक्षण के नियम से। देखो सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? 6000 केल्विन। ठीक है, देखो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो नमक में कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। ध्यान रखना, क्वथनांक बढ़ जाता है, जमाव बिंदु। देखो देखते हो ना आप, बर्फ वाले क्या करते हैं उसको, ताकि बर्फ पिघले ना, तो ठीक है उसका द्रव्यमान क्या होता है? जमाव बिंदु घट जाए। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। अंदर जब गर्मी कब लगती है? जब हमें, जब पानी के पसीना क्या होता है? बाष्पीकृत नहीं होता है। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, इसीलिए काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखते हैं देखो किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम को दुगना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा चालकता होती है। क्या होती है? पारे में सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता है, तो पारे का उपयोग किया जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में कितना था? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जी कितना डिग्री सेल्सियस?
सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण क्या होता है, उबलते पानी की तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, उबलते दाब के कारण, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर करती है, पिंड के द्रव पर। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। खाना पकाने बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा काला बनाया जाता है क्योंकि उससे क्या होता है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, जिससे क्या होता है, खाना गर्म हो जाता है। क्या होता है, उससे खाना गर्म हो जाता है। ये क्लियर है। देखो मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा कि रिवीजन हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ ले हम एक बार अगर माइंड में ध्यान रहेंगी चीजें तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। कौन सा कथन सही नहीं है, तो एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ध्यान रखना, एयर कंडीशनर क्या करता है, आर्द्रता को नियंत्रित करता है। अपनी जो ह्यूमिडिटी हो उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है। थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस पे मापने हेतु उपयुक्त होता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है। सूर्य का ताप किससे नापा जाता है, अपना पायरोमीटर से। बताया था ना, जब बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए, जब सीड़े बिस्किट रहते हैं, जब सीड़े बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर की आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, नमी को अवशोषित करती है। ठीक है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों लगती हैं, क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में होती है। क्योंकि क्या होती है, ऊष्मा पास नहीं हो पाती। नहीं तो किसकी ऊष्मा धारता अधिक होती है, तो जल की ऊष्मा धारता सबसे अधिक होती है। जल की ऊष्मा धारता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है, अपेक्षित आर्द्रता है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो तापमान क्या होता है, उसकी आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है, तो 70 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है। अब देखो बिना किसी ताप परिवर्तन की किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की उसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है बाष्पन को। ठीक है, बाष्पन को। ठीक है। देखो ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को ब्लैक बॉडी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं, तो साफ मौसम। ठीक है, शीत ऋतु में। लेकिन में से कौन सा कथन सही है, तो देखो निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। प्रति 160 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस की कमी की जाती है। वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, तो ये वाली ठीक है। वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। बर्फ को बरादे में पैक क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक क्या हो जाता है, बरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बरादा ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ऊष्मा को नहीं पास होने नहीं देता। ठीक है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो बाष्पीकरण के द्वारा। ध्यान रखना, कोई पूछे कि मिट्टी के बर्तन जो अपना मटका रहता है ना, घड़ा रहता है, वो क्या रहता है, ठंडा पानी उसमें ठंडा बना, तो उस किस क्रिया के द्वारा बना रहता है, बाष्पीकरण। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के तापमान में अंतर पर। बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान में अंतर पर शीतलन की दर निर्भर करती है। ठीक है। देखो गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं, तो Cp - Cy RyJ। ठीक है, ध्यान रखना इस पे। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बाष्पीकरण के लिए क्या होती है, गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, ये वाला तो है। ठीक है, ये इसकी आंसर शीट दी है, अगर कहीं प्रॉब्लम जाती है तो आंसर शीट भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब ध्वनि कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से जल्दी पूरा करना है ताकि पूरा क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल आज के लिए।